Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. I'm Zubair Salim and we are going to solve a question on IS 8. एक अच्छा क्वेश्चन गाइस, IS 16 को मिक्स किया है उसने एरर्स के साथ। और IS 16 का कौन सा एरिया मिक्स किया है विद एरर्स, और एरर्स क्या हैं पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन को डीप ब्रीफ करूंगा मैं, क्वेश्चन में है क्या ये समझेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। गाइस एरर बहुत आसान थे। द फर्स्ट एरर इज कि एक रीस्टोरेशन कॉस्ट है। I16 में हमने पढ़ी थी डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट, जिसे हम डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये एक तरफ एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है और दूसरी तरफ इसकी हम लोगों ने एक प्रोविजन क्रिएट करनी होती है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये इसकी डबल एंट्री होती है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो एसेट है इसको डेप्रिशिएट करते हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू डेप्रिशिएट दिस एसेट, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट को रिकग्नाइज करने के बाद। और ये जो प्रोविजन है इसकी हम क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग करेंगे, सॉरी अनवाइंडिंग करेंगे। ये अनवाइंडिंग को रिकॉर्ड करके है, जब आप चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू पे लिखते हैं तो फिर उसको उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अनवाइंड करना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स आप कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। अब गाइज ये एरर क्या है इस क्वेश्चन में, एरर ये है कि वो भाईजान आपको कह रहे हैं कि ये वो डील करना भूल गए। इसका मतलब है उन्होंने एसेट टू प्रोविजन की एंट्री नहीं पास की, फिर डेप्रिशिएट करना भूल गए, फिर अनवाइंडिंग करना भूल गए। तो ये काम आपने करना है। तो इसका बड़ा आसान सा ये होता है कि आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की एक वर्किंग ओपन कर लें और एक प्रोविजन की वर्किंग ओपन करें और उनको अनवाइंड करें और एसेट को डेप्रिशिएट करें। सो फर्स्ट एरर ये है बड़ी सिंपल कि उसने कहा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को डील ही नहीं किया गया। ओके सर। सेकंड जो एरर है वो था चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड्स। उन्होंने मेथड को चेंज कर दिया था या चेंज होना चाहिए था। हमें पता है कि IS16 की एक प्रोविजन है कि डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट्स। जिस तरीके से आप बेनिफिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसी पैटर्न में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो पैटर्न चेंज हुआ, आपने मेथड सोच भी लिया कि वी आर गोइंग टू चेंज द मेथड, लेकिन आपने चेंज नहीं किया। अब चेंज नहीं किया तो यू नीड टू चेंज। आपने डेप्रिसिएशन पुराने मेथड जिस चार्ज हो चुकी है वो निकालनी है, और जो नए मेथड चार्ज होना चाहिए थी वो दोनों का डिफरेंस आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा मसला था। ये जो मसला है गाइस, ये 2017 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है सिर्फ उसमें आया। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2017 में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ और उन्होंने पुराने मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। इसका मतलब ये है कि इस करेक्शन को तो हम ठीक करेंगे 2017 में ही। इसका मतलब ये है कि इसका 2016 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल है, एक 2017 है और एक 2016 है जिसकी हमने काउंटिंग करनी है। अब ये जो रिस्टोरेशन कॉस्ट का एरर था ये 2014 से चलता आ रहा था। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अब 2014 में आपने ये काम नहीं किया, इसका मतलब आपने 2014 से, ये पहला जो ईयर एंड आया होगा आपका 2015 आया होगा, ये फर्स्ट ईयर था, इसमें आपने ये काम नहीं किया। फिर 2016 में नहीं किया और फिर 2017 में भी नहीं किया। तो ये तो आप लोगों ने, इसका मतलब है कि जो वर्किंग बनानी है, जो आपकी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो आपने उठा उठा के 2015 की वैल्यू 15 में लिख देनी है, 16 की वैल्यू 16 में लिख देनी है और 17 की वैल्यू 17 में लिख देनी है। ये काम आप लोगों ने करना है। तो इसका मतलब है ये एक एरर ऐसा है जो कि थोड़ा लंबा पिछले सालों से चलता आ रहा है। और हमें पता है पिछले सालों के जो एरर्स होते हैं ना, एरर्स प्रीवियस ईयर एरर्स, करंट ईयर एरर तो करंट ईयर में ठीक हो जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर एरर्स होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अब बच्चों रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है प्रीवियस ईयर एरर्स का, तो इसमें करना क्या है फिर हम लोगों ने, दिस इज इंटरेस्टिंग। 2017 हम बना रहे हैं, बनाएंगे, ठीक करेंगे, 2016 भी ठीक करेंगे। अब मजे की बात यह है कि 2017 के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, 2016 के भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो जी यार बच्चों, जब वो मुझे कह रहा है कि उसने ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू प्रोविजन की एंट्री पास नहीं की, तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे 2017 का, इन एसेट्स में ऐड कर देंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे। सर 2017 के सारे एसेट्स गिवन है, सिर्फ एक ये वाली एंट्री पास नहीं हुई, तो इस एसेट, इस अकाउंटिंग में, ये जो आप अकाउंटिंग करेंगे 2017 का जितना एसेट आया है वो सारा इधर ऐड कर लेना। ये लें। और क्या करेंगे सोचें थोड़ा सा। ये जो प्रोविजन की अमाउंट है, ये प्रोविजन की अमाउंट 2017 की जो है ये प्रोविजन में ऐड हो जाएगी। 2017 का बैलेंस जो होगा वो ऐड हो जाएगा। जब वो कह रहा है कि मैं अकाउंट फॉर नहीं कर पाया,
तो जो आपका इस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में दो इस डबल एंट्री से 2017 का बैलेंस आ रहा है, वो एज इट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐड करें, इस प्रोविजन से की वैल्यू प्रोविजन में ऐड करें, इसी तरह 2016 की भी। फिर और कुछ करना है चीज सर, ये डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस है, ये अनवाइंडिंग आपका एक्सपेंस है, तो ये डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी जाके इम्पैक्ट करेगी। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है जिसको वो कह रहा है कि दोबारा एडजस्ट करें। इसका मतलब है 2016 का जो पीबीटी गिवन है और 2017 का जो पीबीटी गिवन है उसमें ये डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग एडजस्टेड नहीं है, वो अभी आप एडजस्ट करेंगे। सो ये वो काम है जो आपने करना है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए कि 2016 के क्लोजिंग बैलेंसेस में इन एंट्रीज से जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं वो ले जाएंगे हम, इसी तरह 2016 के भी इसी तरह डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट करेगी। सो दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों ने एडजस्ट करनी है। अच्छा सर और क्या है सर, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अब जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है ना बच्चों, जब आप 2 साल बना रहे होते हैं, ये जब आप 2 साल बना रहे होते हैं तो इसमें से जो पहला साल होता है ना उसके ओपनिंग बैलेंसेस में आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं। इसका मतलब ये है कि 2016 के ओपनिंग बैलेंस में आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। अब मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है 2016 का, मुझे गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, इसी तरह मुझे 2017 का भी कौन से गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे 2016 के ओपनिंग बैलेंस को ठीक करना है। ये जो पिछले सालों की गलती है, ये जो गलती का इम्पैक्ट है, ये 2016 के ओपनिंग बैलेंस में ठीक करना है। अब ओपनिंग बैलेंसेस में ठीक करके दिखाना है आपने, अगर आपने ये दिखाना है तो मेरे बच्चों एक बड़ा ही मसला है। मसला क्या है कि ओपनिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है 2016 के। तो मजे की बात यह है कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 चाहिए तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2015 अगर गिवन है तो 2015 का क्लोजिंग एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक के एरर्स 2015 तक की जो भी इम्पैक्ट है वो आप लोग 2015 में ठीक करेंगे ताकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप दिखा सकें। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 मतलब ईयर एंड ऑफ 2015, जो क्लोजिंग ऑफ बैलेंस ऑफ 2015 होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 होता है। तो इसका मतलब है मैं बैलेंस शीट में 3 साल बनाऊंगा। ऑल दो रिक्वायरमेंट जो है वो 2017 और 16 की थी, लेकिन मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाने के लिए 2015 भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वो एस्पेक्ट्स थे जो कि क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये वाली बातें अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब इनको अप्लाई करके देखते हैं इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी जूम इन। ओके सर वो कह रहा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 2017। जून 2017 आपका ईयर एंड है। कंपैरेटिव ईयर बनाने का मतलब है 2016 की रिक्वायरमेंट भी आ गई है, तो 2016 बनाना है, 2017 बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनानी है और एक करेक्शन ऑफ एरर्स नोट बनाना है। ये कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट्स मजे की बात यह है कि ऑलरेडी गिवन भी है। ये देखें जरा, आपको 2016 और 2017 के बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन भी हैं। इन बैलेंसेस को चेंज करना है यार आप लोगों ने। ओके फेयर इनफ। अब मैंने क्या किया, मैंने बैलेंस शीट में 2015 के ईयर एंड के बैलेंसेस गिवन है जो 2016 के लिए ओपनिंग है, तो ये बैलेंसेस भी मैंने एज इट इज लेके जाने हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक्सट्रैक्ट्स ओपन किए, हम एक्सट्रैक्ट्स बनाने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2017, 16 और 15 के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए। 15 क्यों बनाया मैंने आपको बताया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को का इम्पैक्ट दिखाने के लिए। 2017 बना रहे हैं, 2017 16 में एक एरर ठीक कर रहे हैं आप, तो इसको कहते हैं रीस्टेट कर रहे हैं आप। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2015 के लिए वर्ड भी रीस्टेटेड यूज हो गया। अब बच्चों मैंने ये कहाँ से लिखा है, देखें ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट गिवन है, तो मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लिख लिया। रिटेन अर्निंग्स गिवन है, तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेन अर्निंग्स का भी एक हेड बना लिया। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गिवन है, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेवल से उठाया, वहाँ पे टैक्सेशन का स्टैंडर्ड होता है, हमारे लेवल पे नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी इग्नोर टैक्सेशन। तो इसका मतलब है टैक्स जहाँ पे भी आप इग्नोर कर दें, ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सो वी डोंट नीड एनी टैक्सेशन बैलेंसेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है आप लोगों को, तो मैंने क्या किया, मैंने इनकम स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2016 और 17 ये मैंने ओपन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि सर इनकम स्टेटमेंट में क्यों गिवन नहीं है 2015, आप सर आप ऊपर तो 2015 बना रहे हैं। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2015। इनकम स्टेटमेंट तो फॉर द ईयर बनती है, तो 2015 का जो पूरा साल है उसकी जो चीजें हैं वो तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है।
2015 तो फॉर द ईयर है ना, फॉर द ईयर मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, उसने तो नहीं पूछा, उसने कहा कंपैरेटिव ईयर बनाए 2016। 2015 बैलेंस शीट मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है कि मैंने ओपनिंग बैलेंसेस में इम्पैक्ट दिखाना होता है, फॉर द ईयर में तो नहीं दिखाना होता, इसलिए वी डोंट नीड 2015 इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो मैंने पीबीटी लिखा है, देखें टैक्स में इग्नोर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब आ जाए बच्चों, अगर इतनी बात समझ लगी है तो ये आपने एक्सट्रैक्ट ओपन कर लिया। अब लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे पास जो बैलेंसेस गिवन है वो कौन से गिवन है, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मार्वेलस लिमिटेड एमएल फॉर द ईयर एंडेड जून 2017। देखें, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के बैलेंसेस गिवन है, तो अगर ये बैलेंसेस गिवन है तो मुझे क्या करना चाहिए, 2017 में मेरे पास 700 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, मुझे ये लिख लेना चाहिए। और 2016 में मेरे पास 612 का है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, मुझे ये भी लिख लेना चाहिए। और 2015 का भी गिवन है 650, तो मुझे वो भी लिख लेना चाहिए। ये ले 650, ये सर कहानी है। फिर मेरे भाइयों बैलेंस मुझे रिटेन अर्निंग का गिवन है, इसी तरह 275 2017 की रिटेन अर्निंग्स है, तो मैंने ये 275 लिख लिया। फिर मेरे पास 240 गिवन है 2016 की, तो 240 मैंने लिख लिया जी, ये 240 बैलेंस लिख लिया। और ये मेरे पास रिटेन अर्निंग 180 भी गिवन है, तो ये लें, ये मैंने जो गिवन था मैंने लिख लिया। टैक्सेशन मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्वेश्चन में, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, फेयर इनफ। सर आपने क्या किया, मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस उठाए और क्लोजिंग बैलेंसेस को मैंने बैलेंस शीट में आगे जाके लिख दिया। अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो इन्हीं में क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ जो आपकी एंट्रीज में से जो भी एसेट लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आके एडजस्ट कर लेंगे। ओके सर फाइन। व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 65 है और ये 85 है, 2017 का 65 है, तो मैंने क्या किया, मैंने 65 यहाँ पे लिख लिया, इसमें दो चार चीज़ें एड लेस होनी है वो एडजस्ट कर लेंगे। फिर मेरे भाइयों मेरे मेरे पास जो गिवन है वो है 85, सो वी हैव 85 एज वेल, ले ये पीबीटी भी गिवन है। तो बच्चों ये चीज़ें मुझे गिवन है, तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने ओपन कर ली, जस्ट मैंने पोस्टिंग की है जो बैलेंसेस मुझे गिवन थे। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडजस्टमेंट, मज़े की बात है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या क्वेश्चन गिवन है। सर इट वाज आइडेंटिफाइड दैट ML's obligation to incur decommissioning cost related to plant had not been recognized। सर ये मजे की बात ये है कि वो कह रहा है has not been recognized, recognize ही नहीं हुई, तो बड़ा अच्छा है ये, इस तरह के एरर्स तो ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टैंडर्ड की एक एडजस्टमेंट कह सकता है कि यार हमने ये डील ही नहीं की, आप उसको डील कर लेंगे और जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, लेट्स अंडरस्टैंड फिर। द प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2014। गाइस प्लांट एक्वायर हुआ है 2014 में, आप 2000 जून 2015 तक बना रहे हैं, फिर 16-17 बना रहे हैं बैलेंस शीट में, तो 5-15 पूरा साल यूज हुआ जून 2015 तक, फिर 16 भी और 17 भी, 3 साल की काउंटिंग करनी है। एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल है। The expected cost of decommissioning at the end of useful life is 50 million, applicable discount rate is 8%। अब हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू पे डबल एंट्री पास करनी चाहिए। डीकमिशनिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है 50 इंटू 1.08 रेज टू पावर -4, ये -4 कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, जरा अंडरस्टैंड करें। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लें जी, ये मैंने सॉल्व कर लिया है पहले टाइम बचाने के लिए, अब मैं समझाऊंगा यहाँ पे, देखें जरा। अब 50 की 1.08 रेज टू पावर -4 करके प्रेजेंट वैल्यू ले लिया आपने, तो वो आपके पास आ गई जी 36.75, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसकी बच्चों डबल एंट्री होती है, डेबिट करते हो आप लोग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और क्रेडिट करते हो आप लोग प्रोविजन। तो ये मैंने क्या किया, एक एसेट बना लिया और एक साथ में प्रोविजन भी क्रिएट कर लिया। अब आप लोगों ने प्रोविजन की अनवाइंडिंग करनी है, ये बढ़ते बढ़ते 50 पे जानी है 4 सालों में, और एसेट को आपने डेप्रिशिएट करना है और ये कम होते होते 0 पे आ जाएगा क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए 2000 जून 2015 तक की अकाउंटिंग, तो जून 2015 तक की मैंने जब अकाउंटिंग की तो क्या करना है, मैंने जरा गौर करें सर। एक तरफ एसेट बुक हो गया, एक तरफ लायबिलिटी। एसेट को मैंने डेप्रिशिएट किया ओवर 4 ईयर्स, 36.75 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 9.19 की डेप्रिसिएशन आई। 36.75 पे 8% मैंने लगाया तो 2.94 की अनवाइंडिंग आ गई। ये अनवाइंडिंग की डबल एंट्री होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है और प्रोविजन क्रेडिट हो जाती है, तो ये प्रोविजन बढ़ा रही है, ये देखें जरा 39.69 आ गया। अगले साल फिर मैंने डेप्रिशिएट किया, स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो 9.19 की डेप्रिसिएशन आई, एसेट की वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर अगले साल दोबारा डेप्रिशिएट किया, तो मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं 30 जून 2016 की
मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 30 जून 2017 की। तो ये वो वैल्यूज हैं जो मेरे पास आ चुकी हैं। सो वी हैव दीज वैल्यूज। अब हम लोगों ने करना क्या है जी, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें। अब अनवाइंडिंग करता गया हूँ, 39.69 पे दोबारा 8% लगाया तो 3.18 आया। डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्रेडिट प्रोविजन है, तो प्रोविजन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये एक्सपेंस है और ये प्रोविजन बढ़ती गई। अब मेरे पास बैलेंसेस आ गए हैं। सो लेट्स पोस्ट दीज बैलेंसेस तसल्ली से। क्या पढ़ा था हमने सर? ये क्लोजिंग बैलेंसेस एज इट इज ले जाएं बैलेंस शीट में। ये क्योंकि नहीं लिखे हुए इसलिए ये उठाएं और बैलेंस शीट में ले जाएं 2015 की, और ये ऐड कर दें जाके प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में 2015 के। ये जो एक्सपेंसेस हैं, दोनों एक्सपेंसेस 9.19 और 2.94, ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये दोनों एक्सपेंसेस ये आपकी पीएनएल में जाते हैं। पीएनएल मतलब रिटेन अर्निंग। 2015 की पीएनएल तो नहीं बना रहे आप, 2015 रिटेन अर्निंग में चले जाएंगे। तो सर ये 2 सालों की दोनों एक्सपेंसेस 2015 के रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं। तो मैंने उठाई वैल्यूज और लेट्स पोस्ट दीज वैल्यूज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 27.58 ऐड कर रहा हूँ जाके। कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी? अपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज में। लें जी, 2015 में मेरे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं? 27.56। ये लें जी। आप क्या कर सकते थे? आप ये भी कर सकते थे 36.75 ऐड करते, माइनस करते 9.19। बात तो एक ही थी, 27.56 ही एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, वैल्यू का पार्ट बन रहा है। ये प्रोविजन उठाएंगे आप 39.69 और ये प्रोविजन आप 2015 में लिख देंगे 39.69। तो 39.69 आपकी ये प्रोविजन आ गई बच्चों। तो ये भी मैंने इधर लिख दी। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे? सर नेक्स्ट ईयर तो करते हैं, अभी तो आपने एसेट और लायबिलिटी जस्ट कराई है, ये एक्सपेंस भी तो लिखें। तो रिटेन अर्निंग में कर दें 9.19 और 2.94। तो रिटेन अर्निंग्स हमने कहाँ पे बनाई है? यहाँ पे बनाई है। तो 180 में से मैं 9.19 माइनस कर दूंगा। ये लें जी, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और ये अनवाइंडिंग जी। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस भी मैंने क्या कर दिए? माइनस। ये लें जी। अगर किसी को डबल एंट्री से समझ आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ले जी, पहली डबल एंट्री आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू प्रोविजन बनाई। ये ले जी, पहली डबल एंट्री आपने ये बनाई। फिर आपने डबल एंट्री बनाई डेप्रीसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यानी एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक ही बात है। ये एंट्री आपने बनाई थी 36.75 से, प्रेजेंट वैल्यू से 36.75 से। तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐड किया, ये प्रोविजन में ऐड किया, जाके यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर डेप्रीशिएट किया इसको 9.19 से और क्रेडिट किया 9.19 से। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ये ऐड हो जाएगा 2015 में और ये लेस हो जाएगा। नेट इफेक्ट इन दोनों का अगर आप और करोगे तो 27.56 ही बन रहा है। प्रोविजन की अनवाइंडिंग करते हैं जी। प्रोविजन की अनवाइंडिंग करेंगे तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे आप और प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे। लें जी, अब कितनी अमाउंट से एंट्री पास की है? अभी आप लोगों ने अनवाइंडिंग की थी और अनवाइंडिंग की अमाउंट वाज कितनी थी जी? अनवाइंडिंग की अमाउंट इट वाज एग्जैक्टली, ये रिटेन अर्निंग में भी एडजस्ट कराई थी 2.94। तो 2.94 एंड 2.94 लें जी। अब अगर आप और करो तो 2015 में प्रोविजन का बैलेंस क्या बन गया? एक ये बैलेंस 36.75 प्लस 2.94 दोनों मिलाओगे ना तो एग्जैक्टली 39.69 बनेगा। तो यार कुछ नहीं कर रहा मैं, सिंपल सी वैल्यूज हैं जो मैं एडजस्ट करी जा रहा हूँ बस। यानी मेरे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, मैं भेजी जा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जो जा रहा है मैं भेजी जा रहा हूँ। बस फर्क ये है कि ऑलरेडी कुछ बैलेंसेस गिवन है, उनमें बस ऐड करी जा रहा हूँ। दैट्स इट। अब बच्चों अगर आप और करो तो इन डबल एंट्रीज में ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रह गया और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गए हैं, तो ये आपके पीएनएल में जाती हैं। पीएनएल बना नहीं रहे और अल्टीमेटली पीएनएल की चीजें रिटेन अर्निंग में जाती हैं। तो मैंने रिटेन अर्निंग में से ये दोनों की दोनों चीजें माइनस कर दी 2015 की। तो इट विल गिव मी 2015 का बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो इस तरह हम लोग बच्चों ये पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके सर, फाइन। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब ये बात जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाएं जी, व्हाट इज नेक्स्ट? अगला साल। अगला साल अब आप खुद सोचेंगे कि अगला साल क्या करना है। सो पॉज द वीडियो और सोचें कि अब आपने कहां पे कौन सी वैल्यू पोस्ट करनी है।
आई एम गोइंग टू पोस्ट द वैल्यूज। ये एसेट की वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, ये 18.39, तो ये 18.39 आपने इधर लिख दिया, ये ले 18.3937, ये ले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में। ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 2018 में है, तो ये आपने 2017 में है, तो ये 9.18 आपने इधर ऐड कर दिया, ये ले। प्रोविजन की अमाउंट यही दिखा दें सर, जो प्रोविजन की अमाउंट है 42.87 आ रही है, तो 42.87 आप प्रोविजन की अमाउंट दिखा देंगे यहाँ पे 42.87, ये लें बच्चों। और ये 46.3 इधर की वैल्यू है 2017 की, तो 46.3 ये वैल्यू आप इधर लिख लेंगे, ये लें, ये भी आ गई, एसेट्स भी आ गए, वो भी आ गए। आप डेप्रीसिएशन और जो आपकी पास आ रही है डेप्रीसिएशन और जो अनवाइंडिंग आ रही है वो लेस करें। अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात यह है कि रिटेन अर्निंग्स ईयर एंड की गिवन है, ये ईयर एंड की रिटेन अर्निंग्स है, ये भी ईयर एंड की रिटेन अर्निंग्स है। तो जब आप 2016 की रिटेन अर्निंग्स बनाएंगे ना, तो ये जो पिछले साल के एक्सपेंस है ना, आपने ये भी माइनस करने हैं, क्योंकि ईयर एंड की रिटेन अर्निंग गिवन है ना। 9.19 माइनस करेंगे आप, ये माइनस नहीं हुआ 240 में, ये वाले एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, ये तो आप कर रहे हैं ना। तो 2015 का जो क्लोजिंग है वो 2016 का ओपनिंग बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाली एडजस्टमेंट्स 2016 में भी होंगी, ये वाली एडजस्टमेंट 2017 में भी होंगी, क्योंकि आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो अब 9.19 आ गया जी, ओके। फिर 2.94 आ गया जी, ये भी लेस कराना है आप लोगों ने। अब इस साल का भी माइनस करना है आपने, इस साल का कितना है 9.19, 2016 की डेप्रीसिएशन और 2016 की अनवाइंडिंग है 3.18। नेक्स्ट ईयर और भी मजे का है, पिछले साल भी आप एडजस्ट करेंगे 9.19 माइनस 2.94, ये माइनस करें, माइनस पिछला साल की डेप्रीसिएशन माइनस पिछले साल की 3.18, अब इस साल की भी माइनस करें 2017 की, और वो है 9.19 डेप्रीसिएशन, और आपके पास आ रही है अनवाइंडिंग विच इज 3.43। तो सर ये काम आपने करने हैं। तो ये था रिटेन्ड अर्निंग स्पेस का अभी तक का इम्पैक्ट। सर ये आप लोगों ने पूरा का पूरा काम कर लिया। अब थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि सर अगर आप 2015 में लेस कर रहे हैं तो 2016 में से दोबारा क्यों लेस किया आप लोगों ने। इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ी सी इलस्ट्रेशन आप लोगों को दे देता हूँ, ज़रा और कीजिएगा। देखें, अगर तो रिटेन अर्निंग 2016 की वो आपको ना देता और वो कहता है कि कैलकुलेट करें, तो आप क्या करते, आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2016 लिखते यहाँ पे। अब 2016 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ज्यूम कर रहा हूँ प्लीज, ये 400 है। अब ये ओपनिंग बैलेंस मैंने ठीक कर लिया है, अगर मैंने ठीक कर लिया है ना, क्योंकि मैंने डेप्रीसिएशन और पिछले साल की अनवाइंडिंग माइनस कर ली है इसमें से, तो ये मैंने एडजस्टेड ले लिया है। फिर इसमें मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करता है इस साल का, करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक कर लेता, ये करंट ईयर का। करंट ईयर में मैं क्या ले लेता, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन इधर से माइनस कर लेता और अनवाइंडिंग भी माइनस कर लेता। अब देखें, प्रीवियस ईयर की डेप्रीसिएशन इधर से माइनस हो चुकी है 2015 की, अनवाइंडिंग इधर से माइनस हो चुकी है क्योंकि मैं एडजस्टेड ले रहा हूँ। करंट ईयर पैट भी मैं एडजस्टेड ले रहा हूँ, करंट ईयर एडजस्टेड, इसमें मैंने डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग एडजस्ट कर ली है। डिविडेंड्स क्वेश्चन में है नहीं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा रिटेन अर्निंग का। अब जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, देखिए एडजस्टेड है, इसमें पिछले सालों की डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग एडजस्ट हुई है ओपनिंग में, इस साल की भी एडजस्ट हुई है। तो 2016 के क्लोजिंग में 2015 की डेप्रीसिएशन अनवाइंडिंग का इम्पैक्ट भी आया है, और डेप्रीसिएशन और अनवाइंडिंग 2016 की भी आई है। इसी तरह यार गाइस 2000 ये अब मुझे गिवन ही क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट होने हैं पिछले सारे डेप्रीसिएशन, पिछले सारे एक्सपेंसेस, तो ये रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करेंगे। तो मैंने 2015 और 16 दोनों लेस कराने हैं 2016 में। अब 2017 जब शुरू होगा तो ये जरा देखें ना, जरा ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब ये 2017 का ओपनिंग बैलेंस बनने का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस बनने का मतलब ये है कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको देखें 2015 की एडजस्टमेंट भी आ जाएगी, 2016 की भी आ जाएगी और 2017 की भी आ जाएगी, तो तीनों साल बैलेंस शीट वैसे भी क्यूमुलेटिव बनते हैं। जो रिटेन अर्निंग आपको गिवन है वो क्यूमुलेटिव गिवन है, टोटल गिवन है। तो जो भी टोटल अब तक के एक्सपेंसेस हैं वो सारे में 2017 में से माइनस होंगे, 2017 तक के, 15 वाला भी, 16 वाला भी, 17 वाला भी, इन द सेम वे दूसरी चीजें भी।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब रिटेन अर्निंग गिवन हो तो सारे के सारे पिछले सालों को आपने एडजस्ट कराना होता है। पिछले सारे एक्सपेंसेस जो रिकॉर्डेड नहीं है, पिछले सारी इनकम जो रिकॉर्डेड नहीं है, वो हर साल में एडजस्ट होंगी जब रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो। अब आ जाते हैं वापस गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अगली एडजस्टमेंट क्या है। In view of significant change in the expected pattern of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to straight line. Sir, reducing था, straight line पे आ गया वो. The equipment was purchased on July 2015. जुलाई 2015 में खरीदने का मतलब है 2015 में ये प्रॉब्लम था ही नहीं. At a cost of 80 million, having estimated life of 5 years and residual value of 16 million, the depreciation at a rate of 27.5% on reducing balance method is included in the above draft financial statements. अब मजे की बात यह है कि वो डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुका है इस साल भी, कितने पे, 27.5% पे। हालांकि इस साल तो हमने स्ट्रेट लाइन पे चले जाना था। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें बड़ा आसान सा काम है यार, मैंने पहले ही करके रखा हुआ ताकि जरा टाइम हमारा सेव हो थोड़ा। जरा गौर करें सर, ओरिजिनल जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 80, ओरिजिनल कैलकुलेशन 27.5 पे डेप्रीशिएट करेंगे तो 22 आएगा, 58 बचा। 58 पे आप लोगों को अब क्या करना चाहिए था? 58 पे स्ट्रेट लाइन लगाना है इस साल। ये 2015 से लेके 2016 तक की कैलकुलेशन है, जुलाई 2015 से जून 2016 तक की, एक साल गुजरा, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग था। मैंने क्या कर रहा है, मैंने स्ट्रेट लाइन लगाना है। 58 माइनस रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 16, ये देखिए जरा, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। लाइफ 5 साल थी, एक साल गुजर चुका है तो 4 लूंगा मैं। तो 58 माइनस 16 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर, जब भी चेंज आता है ना तो रिमेनिंग लाइफ पे चले जाते हैं। सो डेप्रीसिएशन शुड बी 10.5। अब डेप्रीसिएशन होनी चाहिए 10.5, लेकिन वो भाईजान तो पहले इस 27.5 पे चार्ज करके बैठे हुए हैं। तो रॉन्ग कैलकुलेशन ये होगी है कि 80 से 22 उसने माइनस किया पिछले साल, इस साल भी 58 पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो 27.5% लगा गया, विच इज 5.95। इस साल की डेप्रीसिएशन भी वो चार्ज कर चुका है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी 10.5, चार्ज कर दी है 5.95। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डेप्रीसिएशन को डिक्रीज करना चाहिए। तो एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है, आई नीड टू रिड्यूस दिस डेप्रीसिएशन। तो इसकी डबल एंट्री बना लेते हैं। डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जिसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, लें ये एसेट भी कह सकते हैं। और क्रेडिट करेंगे बच्चों आप लोग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब ये 2017 का प्रॉब्लम है 5.45, तो मुझे बताएं, खुद बताएं जरा क्या करना चाहिए। 5.45 ये लें, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा और ये एसेट को जाके बढ़ा देगा, और ये भी रिटेन अर्निंग को भी बढ़ाएगा। क्रेडिट की एंट्री है, रिवर्स कर रहे हैं आप डेप्रीसिएशन, तो ये एसेट को बढ़ाएगा, ये रिटेन अर्निंग को बढ़ाएगा। 5.45 2017 में सिर्फ ये एडजस्टमेंट हुई है, तो 5.45 हमने उठाया यहाँ से और हम लोग जा रहे हैं बैलेंस शीट में। तो 5.45 से ये लें सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आपने क्या किया, 5.45 ऐड कर दिया और यही अमाउंट डेप्रीसिएशन के रिवर्सल के नाम पे आपने इधर भी क्या कर दी, ऐड 5.45। ये लें सर, ये वैल्यूज आ रही। अब व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब इस साल की पीएनएल भी तो एडजस्ट करनी थी। प्रॉफिट एंड लॉस भी 2015 16 के 17 के 16 और 17 के बना रहे हैं। तो सर बड़ा आसान है, पीवीटी जो भी है वो आपने लिया हुआ है, तो इसमें से 2015 16 के जो एक्सपेंसेस थे वो माइनस करें। अब 2016 में कौन कौन से एक्सपेंस आए थे बच्चों? डेप्रीसिएशन थी 9.19 की और अनवाइंडिंग थी, ये ऊपर से देख लें जरा, 3.18 की, नहीं सॉरी 2016 के थे ये। सो लेट्स लें क्या क्या आ रहा था जी 2016 में, ये पिछले साल अनवाइंडिंग की डेप्रीसिएशन, यहाँ पे एक साल ही लेना है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, -3.18 ले ली, ये अनवाइंडिंग हो रही है। इसी तरह डेप्रीसिएशन 2017 की 9.19 माइनस करेंगे आप, अनवाइंडिंग करेंगे 3.43 माइनस, और डेप्रीसिएशन 5.45 आप ऐड कर देंगे। ले मेरे बच्चों, ये पीवीटी भी एडजस्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व या प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ चुका है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। जब एक बैलेंसेस गिवन हो तो आप लोगों को क्या एक एरर आ गया तो समटाइम्स वो आपसे रीस्टेट करवा सकता है, तो इस तरह आप लोगों ने एसेट्स लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है। अब इनकी टोटल वैल्यूज कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, और फिर अब मैं आप लोगों को एक एरर नोट उसने क्या बनाए, जो कि आप लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग सारे काम कर चुके हैं, तो एरर नोट भी बनाना सिखा देता हूँ मैं। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास इन 2000,
15 ये आ रही है 670 677.56। ये मैंने 2015 की दो वैल्यूज को ऐड किया। 2016 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 630.37, ये आ रही है जी वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 2017 की जो वैल्यू आ रही है, 2017 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 714.63। तो ये जी आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज आ गई। रिटेन अर्निंग्स की जो वैल्यूज आ रही हैं 2015, 2016, 2017, 2015 में जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ रहा है दैट इज 167.87। 2016 में जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ रहा है दैट इज 215.5। इन द सेम वे आपके पास यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 243.33। तो सर ये आप लोगों के पास आ रहे हैं बैलेंसेस। प्रोविजन की अमाउंट्स पहले ही ठीक है हमारी। अब आ जाएंगे ज़रा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है। तो हमारे पास 2016 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली 72.63 एंड 2017 का जो बैलेंस आ रहा है पीवीटी वो आ रहा है 557.83। टैक्स मैंने इसलिए नहीं लिखा कि टैक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। नाउ गाइस एक्सट्रैक्ट्स बन चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, ये एक्सट्रैक्ट बन चुके हैं। अब हमने बनाना है एरर का एक नोट। सो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एरर का नोट बनाते कैसे, देन फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि करना है क्या हम लोगों ने। गाइस सबसे पहले ना एरर के नोट में जो फर्स्ट नोट आपने देना होता है ना दैट इज, सर ये एरर नोट है, अगर आपको वो कहे कि एरर का नोट बनाएं तो आप लोगों ने एरर का नोट कैसे बनाना है। जी सर, सर इसमें सबसे पहला आप लोगों ने बताना होता है कि एरर है क्या। सो करेक्शन ऑफ एरर का नोट आपने देना होता है। करेक्शन ऑफ एरर नोट ये है कि आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप करेक्शन ऑफ एरर नोट में, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एरर है क्या। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि करंट ईयर में ये आइडेंटिफाई हुआ कि इन लोगों ने, एक कंपनी ने, या कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं आप, बेहतर ये है कंपनी लिख दें, कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज डीकमीशनिंग लायबिलिटी रिलेटेड टू प्लांट जो एक्वायर कब हुआ था, जुलाई 2014 में। ये आप लोगों ने एरर बताना है। तो जो भी एरर हो, मसलन सेल्स नहीं लिखी पिछले 3 साल में, 2014 से डिस्काउंट अलाउड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, जो भी एरर है आप उस एरर का एक नोट लिख देंगे। पहला काम आपने ये करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों का जो इफेक्ट होता है इन एरर्स का ऑन डिफरेंट लाइन आइटम्स, लाइन आइटम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट में जो लाइंस में चीज लिखी होती है, जैसे सेल्स, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, इस तरह कोई भी लाइन जो लिखी होती है। तो दूसरा काम आपने ये करना होता है कि आपने इफेक्ट बताना होता है ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपने ये काम करना होता है। अच्छा सर यहाँ पे अगर मैं इसका नोट बनाऊं तो अभी पता चल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों ने 2016 जो रीस्टेट की हैं वैल्यूज उनके ऊपर इम्पैक्ट बताना होता है। तो 2016 जो आपका कंपैरेटिव ईयर है उसका इम्पैक्ट बताना होता है, जिसमें आप लोग क्या बताएंगे इस क्वेश्चन में कि इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट कितने हुआ है। सर वो जो आपकी अनवाइंडिंग है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो 2016 में आपने कितने से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ाई है। तो आंसर बड़ा आसान सा है, आपने 2016 में ये देखें ज़रा, ये फाइनेंस कॉस्ट बढ़ाई थी आपने
ये डेप्रीसिएशन बढ़ाई थी आपने, ठीक, यही यही इम्पैक्ट है ना। और उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी इम्पैक्ट आएगा 9.19 और 3.18 का। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब आपने क्या करना है। तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट इज 3.18 से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन, जो आपने डेप्रीसिएशन बतानी है, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन वो थी 9.189 से, ये लें, ये दो आइटम्स आपने इंक्रीज किए और इन दोनों का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो डिक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी, दोनों को कंबाइन कर लें, 3.18 और 9.19 का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इम्पैक्ट आएगा सर, इट विल बी एग्जैक्टली 12.37, ये लें सर। तो ये आप लोगों ने जो भी 2000 कंपैरेटिव ईयर में रीस्टेट जिस ईयर को आपने किया उसमें जिस लाइन आइटम में भी इंक्रीज डिक्रीज आया वो आप ये काम करेंगे। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब ये क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है, अब आपने सेम इफेक्ट बताना है, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ, दिस इज लाइन आइटम, पूरा लिखना है आप लोगों ने, ये भी पूरा लिखिएगा आप। तो नाउ इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ, यानी क्वेश्चन वही है जो आप कर चुके हैं, ये सिर्फ इस तरह एक इंफॉर्मेशन देने के मार्क्स हैं। सो इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपने ओपनिंग पे भी बताना होता है, क्लोजिंग पे भी बताना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो ये 2016 और 2015, यानी कि 2015 का क्लोजिंग मतलब 2016 का ओपनिंग, ये इम्पैक्ट बताना होता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज सर इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स हैं, जितने से बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो बताना है आपने। तो ये आपका ये रहा है, नीचे करेंसी का साइन ऑब्वियसली आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कितने से इंक्रीज किया आप लोगों ने, ये हमारे पास है यार, कितने से इंक्रीज किया, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी पूरा लिखेंगे यार आप, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंक्रीज इन प्रोविजन, एंड इन द सेम वे इंक्रीज इन या डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। तो ये ले लीजिए आपने इम्पैक्ट देना है। अब मैं आप लोगों को इम्पैक्ट दे के दिखा देता हूँ ताकि ज़रा क्लैरिटी रहे कि हो क्या रहा है। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में हमने कितने से इंक्रीज किया, बड़ा आसान था यार, ये वैल्यूज आपने अभी ऐड की हैं, अभी ऐड की हैं आपने, लें जी बैलेंस शीट में। बाकी ये देखें, ये ज़रा देखें, 2015 में आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इतने से बढ़ाया और प्रोविजन को इतने से बढ़ाया, यही किया जी आपने 2015 और 16 में। 2015 में प्रोविजन और ये इतने से बढ़ी है, और 2016 में इतने से बढ़ाया आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इतने से प्रोविजन बढ़ाई है। तो ये वैल्यूज लिखते हैं, और रिटेन अर्निंग पे जो इम्पैक्ट आया वो कितना आया, वो जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आया, जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ऊपर इम्पैक्ट आया उतना ही आया। अदरवाइज आप रिटेन अर्निंग्स देख सकते हैं, ये जो आपकी रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं वो ये हैं, और जो क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ से देखें ज़रा, 180 थी, 180 से आप 167 पे आ गए हैं, ये इम्पैक्ट, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, प्लीज़ देख लीजिएगा, खुद ही से देखना है अब आप लोगों ने। ये इन द सेम वे ये 240 से आप आ गए हैं 215 पे, ये देखें, इसी तरह 275 से आप 243 पे आ गए हैं। तो जितना डिक्रीज है वो आप दिखा देंगे। मैं आप सिर्फ दो चीज़ों का डिक्रीज दिखा रहा हूँ टू कंप्लीट दिस एरर नोट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को जो आप लोगों ने इंक्रीज किया था 2016 में, आप लोगों ने इंक्रीज किया था 18.37, इन द सेम वे 2015 में आपने किया था 27.56, फिर प्रोविजन जो बढ़ाई थी आपने दैट वाज एग्जैक्टली 42 पॉइंट आ रहा था 87, इन द सेम वे यहाँ पे आ रहा था 39 पॉइंट एग्जैक्टली 69, ये आ रहा था। इसी तरह रिटेन अर्निंग का जो भी डिक्रीज है वो आप शो कर देंगे। तो मेरे पास जो रिटेन अर्निंग का डिक्रीज आ रहा था 2016 में वो 12.37 से डिक्रीज हुआ था यार, ये तो ये डिक्रीज हुआ था 2016 में, ये ऊपर आपने लिखा हुआ है। इसी तरह 2015 का भी इम्पैक्ट आप देख सकते हैं जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था एरर का नोट। तो प्लीज़ ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि एरर क्या है, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट में कौन से लाइन आइटम्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बैलेंस शीट में कौन से लाइन आइटम्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर आपको करेक्शन ठीक करना आती है, यानी आपने ऊपर ठीक कर लिया, तो ये भी ऑब्वियसली ठीक होगा। अगर इवन आपने ऊपर गलत भी किया है तो ये नोट बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे। वैल्यूज गलत है ना, बाकी नोट तो बना दिया आपने, तो तकरीबन आधे एक नंबर आप ले सकते हैं। इसलिए जितना आता हो उतना पेपर में बैठ के लाजमी करना है आपने। So that's it guys. See you in the next question. Stay blessed. Allah Hafiz.